अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स पीटीबी के अंदर तो आपका ये चैप्टर 21 है, लेकिन बाकी बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर 20 है। नाम इसका सेम है। न्यूक्लियर फिज़िक्स डिफाइन इसको कैसे करते हैं? अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई and its constituent particles is called as nuclear physics। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर एक एटम के न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इनकी क्या खसूसियात होते हैं, इन खसूसियात का मुताला जिस फिज़िक्स की ब्रांच के अंदर किया जाता है बेटा उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। चैप्टर हमारा तवील है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसे सहल आसान लैंग्वेज के अंदर हम स्टडी करें। तो बेटा आपने थोड़ा सा नई जो आने वाली चीज़ें हैं उनको साथ साथ नोट करते रहना है, ताकि आपके पास जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ हैं फिर उनको सॉल्व करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले मैटर, एक मैटर किस तरह का होगा, क्या कुछ इसकी खसूसियात होती हैं, इसके अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बेटा पहली दफ़ा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसके बारे में एक बेहतर एटॉमिक थ्योरी, बेस्ट एटॉमिक थ्योरी जो दी थी वो फर्स्ट एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। ठीक है बेटा, जॉन डाल्टन, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इन्होंने कहा था कि भी मैटर एटम्स पर मुश्तमिल होता है और ये छोटे छोटे एटम्स डिवाइजेबल भी हैं और मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिवाइजेबल एंड इंडेस्ट्रक्टिव पार्टिकल्स का इन्होंने हमेशा मैटर डिवाइजेबल, ठीक है, डिवाइजेबल और इंडेस्ट्रक्टिव मटेरियल या पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें बाद में 19th सेंचुरी के अंदर बेटा नाम दिया गया था एटम्स का। तो मैटर की बेहतर कंस्ट्रक्शन के बारे में जो थ्योरी दी थी पहली दफ़ा वो साइंटिस्ट कौन थे बेटा? जॉन डाल्टन थे। इसके बाद जब एटम्स का ये कंसेप्ट सामने आया कि ये तकसीम भी हो सकते हैं और इनके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स किस तरह के होंगे, इस एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, उसके अंदर एक पहली जो अटैम्प्ट, बेहतर अटैम्प्ट कंसीडर की जाती है फिज़िक्स के अंदर वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा एटम का सही कंसेप्ट पेश किया था। इन्होंने कहा था कि एटम हमेशा एक सेंट्रल डेंस पार्ट पर मुश्तमिल होता है, सेंट्रल डेंस पार्ट पर, ठीक है, और सेंट्रल डेंस पार्ट को रदरफोर्ड ने कहा था कि भी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये चार्ज किस तरह रखता है, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पार्ट है। इसने ये चीज़ें किसी किस्म की थ्योरी के ज़रिए से ये एक्सप्लेन नहीं की थी, बल्कि इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसे अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बेटा क्या किया, एक अल्फ़ा सोर्स के ज़रिए से, अल्फ़ा सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड कराया था। एक सोने के पतले वर्क के ऊपर इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स बग़ैर किसी डिफ्लेक्शन के इस गोल्ड फॉयल में से गुजर जाते हैं, मतलब इनके पाथ के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, जैसे पहले पाथ के अंदर जा रहे थे इस गोल्ड फॉयल में से, इस सोने के वर्क में से गुजरने के बाद वही उसी पाथ के ऊपर ये चले जाते हैं। कुछ इसमें से
किसी न किसी चीज़ से टकराने के बाद थोड़े से एंगल के ऊपर डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। ये वो एंगल्स हैं जिसके ऊपर कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्रैक्ट होते हुए दिखाई दे। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स को तो इसने देखा कि जब ये जाकर इस फॉयल के सेंट्रल पार्ट से टकराते हैं तो ये बिल्कुल 180 के फेस चेंज के ऊपर आ जाते हैं। मतलब जिस स्पीड के साथ जा रहे थे उसी स्पीड के साथ वापस आते हैं, लेकिन अब इनकी डायरेक्शन मुखालिफ हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो गोल्ड फॉयल के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं अल्फा पार्टिकल्स का उनसे जाकर टकरा कर वापस उसी ही रास्ते पर मुड़ आना, ये इस बात की दलील थी कि सेंट्रल पार्ट इन एटम का काफ़ी हैवी है, ये काफ़ी डेंस पार्ट है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर इसकी डेंसिटी ना होती तो कभी भी ये अल्फ़ा पार्टिकल वापस पीछे की तरफ मुड़ के ना आते। तो इसीलिए जिस चीज़ से आगे ये टकरा कर वापस आ रहे हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। पहली बात इन्होंने यही कही थी कि सेंट्रल डेंस पार्ट रखता है एक एटम, और उस सेंट्रल डेंस पार्ट को इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस का। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे है? अल्फा पार्टिकल्स, इनके ऊपर +2 चार्ज होता है। अब अगर ये पॉजिटिव इससे टकराकर पीछे की तरफ मुड़ के आ रहा है, रिपल्शन इनके दरमियान में हो रही है, तो इसका मतलब ये भी किसी न किसी किस्म का कोई पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसीलिए इनके दरमियान में ये रिपल्शन प्रोड्यूस हुई है। तो इस बिहाफ पर इन्होंने कहा था कि ये सेंट्रल पार्ट क्या रखेगा? पॉजिटिव चार्ज रखेगा। दूसरी जो चीज़ इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में से ऑब्जर्व की थी, इन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, कि एटम का काफ़ी सारा हिस्सा क्या है? एम्प्टी है। इन्होंने कहा था कि भी इस सेंट्रल पार्ट के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन्स इनके अंदर मौजूद हैं, ठीक है बेटा। प्रोटॉन्स के अलावा दूसरे पार्टिकल्स की भी इन्होंने एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि अगर हम इस सेंट्रल पार्ट के मैस को ऑब्जर्व करते हैं तो इनके अंदर तो प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एक ऐसा पार्टिकल भी इन्होंने प्रिडिक्ट किया था उस वक्त कि जिसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा, लेकिन वो मास इन पार्टिकल के मास के बराबर रखेगा। इन्होंने अपने इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को, जिनकी इन्होंने प्रिडिक्शन की थी, इनको कहा था न्यूट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो न्यूट्रॉन्स को फॉर द फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड ही ये नाम दे के गए थे। 1920 के अंदर इन्होंने ये बात कही थी, ठीक है बेटा। 1920 के अंदर कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा। न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा। इस न्यूट्रल पार्टिकल को फिर 1932 के अंदर जेम्स चैडविक, ये एक दूसरे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आकर साबित किया था कि वाकई में न्यूक्लियस के अंदर चार्ज न रखने वाले पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका मास इन प्रोटॉन्स के बराबर होता है, जो ऑलरेडी रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर कह चुके थे। बेटा जहन में रखिएगा, हमेशा 99.9% तक का मैस ऑफ एन एटम, मैस ऑफ एन एटम is concentrated at the central part, जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है बेटा? न्यूक्लियस कहा जा रहा है। एटम का 99.9% से भी ज़्यादा मास इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस का रेडियस हमेशा याद रखिएगा, ये रेडियस ऑफ एटम ये बराबर होता है 10⁵ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियस का जो रेडियस है ये कितना थोड़ा होता है। एक न्यूक्लियस के रेडियस का 10 की ताकत 5 गुना बनाएंगे तो वो रेडियस ऑफ द एटम बनेगा। इतना बड़ा रेडियस होता है एटम का,
जबकि यहाँ से अगर अंदाज़ा करना चाहें तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना कुछ होगा। आपकी पीटीबी के अंदर तो नहीं दिया गया, बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर ये बताया गया है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की जो रेंज है बेटा ये 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻⁻14 के मीटर की रेंज में होता है। ठीक है, इतना छोटा रेडियस होता है इसका। और गौर करें यहाँ से 99.9% तक का मैस तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जबकि 0.01% ऑफ टोटल mass of atom consist of electrons के मास पर मुश्तमिल होता है जो कि मदारों के अंदर इस न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहे होते हैं, अपने ऑर्बिट्स के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो जस्ट 0.01% ऑफ टोटल मैस ये रखते हैं, जबकि 99.9% तक का मैस किसके अंदर, सेंट्रल पार्ट उसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है बेटा, अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, और न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के बाहर मदारों के अंदर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पहली दफ़ा प्रोवाइड की थी रदरफोर्ड ने। और इसके अंदर एक बात नोटिस कीजिएगा, प्रोटॉन्स जो हैं बेसिकली तौर पर इनके ऊपर प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और प्रोटॉन का मैस 1.67 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है बेटा, और वहीं न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रॉन ये चार्जलेस होते हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, और इनका जो मैस है बेटा वो मैस हमेशा बराबर होता है टू मैस ऑफ द प्रोटॉन 1.68 10⁻⁻27 kg के बराबर इनका मैस होता है। तो मास में ये दोनों पार्टिकल्स बराबर होते हैं, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। ओवरऑल एटम के ऊपर अगर चार्ज को देखा जाए तो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रखता है, और बाहर इसके चूँकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो अपने ऑर्बिट्स के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह एक एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, जितनी अमाउंट के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है उतनी ही अमाउंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए एटम अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़, बेसिक कुछ डेफिनेशंस जो इस्तेमाल की जाती हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, बोर्ड्स के अंदर जो आपसे पूछी गई हैं। इसके अंदर बेटा आपने जहन में रखना है, एटॉमिक लेवल के ऊपर हमें एक रेफरेंस चाहिए था, एक मेयार चाहिए था, ताकि हम जाकर इतने छोटे लेवल के ऊपर एटम्स जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन डिवाइजेबल हैं, जिनको तकसीम किया जा सकता है, उनको हमने कैसे मेजर करना है। तो इस यूनिफाइड मैस स्केल, हम किलोग्राम के अंदर इनको मेजर नहीं कर सकते। एटम इतनी छोटी चीज़ है कि आप कभी इसको, किलोग्राम तो एक बहुत बड़ा यूनिट है, इतने बड़े यूनिट के अंदर कभी इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए एक नया मेयार मुकर्रर किया गया जिसे यूनिफाइड मैस स्केल कहते हैं। किसी भी एक एलिमेंट का वो मास, ठीक है बेटा, mass of an element exactly equal to 1/12th part of the mass of carbon 12 is called as unified mass scale। किसी भी एक एलिमेंट का वो मास जो कि कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के बराबर हो, तो ये कहलाता है यूनिफाइड मैस स्केल, और इसे 1U कहा जाता है। 1U बराबर होता है 1.6606 10⁻⁻27 kg। ये MCQs आपके बोर्ड के अंदर आई हुई है। अगर हम यहाँ से 1 kg कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये सारी टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसे 1U के नीचे डिवाइड कर देना है। अब जब आप 1 डिवाइडेड बाई 1.6606 10⁻27 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप 27 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, जबकि इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.6021 और 10⁻⁻27 यही आएगा, U के अंदर कैलकुलेट होगा। ये भी आपसे
एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछ चुका है। इसके बाद अब इसी प्रोटॉन के लिए और इसी न्यूट्रॉन के लिए जिन्हें न्यूक्लियस के अंदर देखा गया, अगर आप इनके मास को यू के अंदर यानी कि यूनिफाइड मास स्केल के अंदर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इनकी वैल्यूज़ बेटा क्या होंगी, यहाँ गौर कर लीजिए। अभी हमने कहा कि मास ऑफ प्रोटॉन बेटा ये बराबर होता है 1.67 10⁻⁻27 kg के। अब 1 kg की वैल्यू को पुट करें, 1.67 10⁻⁻27 1 kg यू के अंदर इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई 0.6021 10⁻27 प्लस के अंदर, तो ये बराबर होता है 0.007276 यू के अंदर। और इसी तरह से मास ऑफ द न्यूट्रॉन, मैं स्मॉल n एज अ सब्सक्रिप्ट न्यूट्रॉन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बराबर होगा 1.67 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 0.602 10⁻27 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 0.00856 यू के बराबर। तो इस तरह से एक प्रोटॉन का मास यू के अंदर क्या है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक न्यूट्रॉन का मास इसी यूनिफाइड मास स्केल के अंदर इसकी वैल्यू भी आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछ चुका है। इसके अंदर एक और टर्म बेटा आपने जहन में रखनी है, न्यूक्लियर लेवल के ऊपर 2-3 डेफिनेशंस आपसे पूछता है कि इसका चार्ज नंबर क्या होगा, इसका न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, इसका मास नंबर क्या होगा। तो इनको सिंपली डिफ़ाइन करते हैं। मैं यहाँ पर आपको जस्ट इनकी डेफिनेशंस वर्ड्स के अंदर तो नहीं लिखवा रहा, इनका कंसेप्ट बता देता हूँ। किसी भी एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ये उसका कहलाएंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर कहलाता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ये उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक नंबर को एक और टर्म से भी डिफाइन किया जाता है, इसे चार्ज नंबर भी कहा जाता है, चार्ज नंबर। ठीक है बेटा, मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, एटम की बात नहीं कर रहा। एटॉमिक लेवल के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन से डील करते हैं, जबकि हम यहाँ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। एक न्यूक्लियाई के लिए ये कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर मौजूद हैं, ये उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, जिसे चार्ज नंबर भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पार्टिकल तो सिर्फ प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन्स ही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। दूसरी डेफिनेशन, ये न्यूट्रॉन नंबर डेफिनेशन इसकी आपसे पूछ चुका है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी एक न्यूक्लियाई के अंदर कितने मौजूद हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं एक न्यूक्लियाई के अंदर, ये उसका क्या कहलाएगा बेटा, न्यूट्रॉन नंबर कहलाएगा। तीसरी डेफिनेशन आपसे पूछता है मास नंबर की। मास नंबर, एक न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल जो तादाद है वो उसका मास नंबर कहलाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर को हमेशा जाहिर किया जाता है कैपिटल ए से। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर को बेटा जाहिर किया जाता है कैपिटल एन से, और जो एटॉमिक नंबर है या चार्ज नंबर है इसे कैपिटल जी से जाहिर किया जाता है। तो यहाँ से मास नंबर का फार्मूला ए बराबर होगा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जेड प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं कैपिटल एन लिखेंगे। अब यहाँ से आप इस फार्मूला को सिंप्लीफाई करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर कितने मौजूद हैं वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए माइनस जी के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब आपकी बुक्स के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कुछ एलिमेंट्स के एटम्स दिए गए हैं जिनके अंदर वो आपसे नंबर ऑफ कभी न्यूट्रॉन्स पूछ लेता है, कभी आपसे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ लेता है, या फिर उसका मास नंबर पूछ लेता है। जैसा कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, फिर इसके आइसोटोप्स हैं, इसी तरह से आपके पास यूरेनियम है, और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं आपने उनके एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा, उनके न्यूट्रॉन नंबर क्या हैं, मास नंबर क्या हैं, ये आपने उनके वहाँ से याद रखने हैं, और इनमें से वो आपकी एमसीक्यूज़ बनाता है इस फार्मूला की बुनियादों पर। तो ये वो बुनियादी लेक्चर था, बेसिक आज का हमारा लेक्चर।
न्यूक्लियर फिज़िक्स में से। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।